आपकी एक एक्टिविटी इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करवा सकती है। जी हाँ, एक इन डेप्थ एनालिसिस के बाद में आज मैं आपसे ऑफिशियली ये बात कह सकता हूं कि इस साल का जो पेपर होने वाला है आप उसको ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यस, प्रीलिम्स का पेपर यूपीएससी में इजीली प्रेडिक्टेबल है और इसके लिए एक इतना इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है जो आपके लिए काफी मददगार होगा। सी, विथ डिफरेंट टाइप ऑफ लेयरिंग्स हमको ये पता चला है कि हर पेपर के अंदर एक जनरल कंसेप्ट आ रहा है जिसमें देखेंगे कि आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर्स के साथ आके बन रहा है। फॉर एग्जांपल, सिंस पास्ट ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, इन दोनों का एक ऐसा रिलेशन है कि ऑलमोस्ट 1/3 पेपर इन्हीं से ही बन रहा है। सी, सिंस 2011 एंटिल 2023 वी हैव द डेटा, और आप दोनों का एक कॉमन डेटा देखिए यहाँ पे। एनवायरमेंट और ज्योग्राफी से हर साल ऑलमोस्ट 1/3 समथिंग क्वेश्चन आ रहा है विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू, एंड इन द रिसेंट पास्ट ऑलमोस्ट 30+ ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दीज टॉपिक्स। इसका मतलब जब ऑलमोस्ट हमारा कट ऑफ ही 75 से 90 के बीच में जा रहा है और दो सब्जेक्ट्स के एक कॉम्बिनेशन की वजह से मैं 1/3 पेपर को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, तो मुझे मैक्सिमम मेहनत इन्हीं सब्जेक्ट्स में करना है। हम क्या करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को इन डेप्थली पढ़ने लग जाएंगे और बिफोर उनका प्रीलिम्स एनालिसिस किए बिना हम इक्वली मेहनत क्यों दें हर सब्जेक्ट में, जब हमें पता है कि उनसे इक्वली तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ये एक ट्रेंड, ये एक पैटर्न आपको क्लियरली शो कर रहा है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, फॉर एग्जांपल सी, इन 2023 ऑलमोस्ट एनवायरमेंट के 14 समथिंग क्वेश्चन थे एंड 16 ज्योग्राफी के, दोनों का 30 हो गया ना। अगर आप इसमें मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन भी स्ट्राइक कर देंगे आपके लिए प्रीलिम्स काफी इजी हो जाएगा, नोइंग द फैक्ट कि कट ऑफ बिल्कुल 75-90 वाली रेंज में ही जा रहा है। एक्सेप्शनली मुश्किल ही है तो इन द कमिंग फ्यू ईयर्स के 100 से ऊपर जाएगा। आप आधा पेपर सॉल्व करने लायक स्थिति में अगर आ जाएंगे, you will easily clear prelims. Now, in these subjects, we have further detailed the number of questions and the type of questions. This is a first of a kind initiative. ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि हमने इन डेप्थ ये टॉपिक्स को बाहर निकाला है कि जहां से मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी में। सी, यूनिवर्स एंड जियोमॉर्फोलॉजी, जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर अर्थक्वेक, माउंटेन बिल्डिंग, वोल्केनिज्म, हमने इनको एक साथ क्लब करने की कोशिश की है। देखिए टॉप 2, इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो डेफिनेशन बेस्ड हैं, कुछ कंसेप्चुअल हैं, कुछ आ रहे हैं जो इंटरलिंकेजेस विद अदर टॉपिक्स हैं। अब यहीं से आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस पता चल रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं क्लाइमेटोलॉजी पे आ जाता हूँ, क्लाइमेटोलॉजी पे हम जैसे ही जंप कर रहे हैं आप देखिए कि डेफिनेशन और कंसेप्ट बेस्ड बहुत कम क्वेश्चन है। इंटरलिंकिंग वाले पे आप देखिए यहाँ इधर ज्यादा बर्डन है। इस तरफ आते आते करंट के साथ लिंकेज, पीवाईक्यू की रिपीटेशन कम है। पीवाईक्यू का रिपीटेशन आप देखिए मैक्सिमम किसके अंदर आ रहा है, यूनिवर्स वाले सेक्शन में। हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सिंगुलैरिटी की बात करते हैं, ब्लैक होल की बात करते हैं, उनमें एक पैटर्न देखा गया है कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। हम हर एक टॉपिक को इसी हिसाब से पढ़ेंगे कि हमको किस में कितना डेफिनेशन वाइज जाना है, कितना कंसेप्ट वाइज जाना है, कितना हमको उस टॉपिक को दूसरे टॉपिक्स के साथ में इंटरलिंकेजेस करना है। हमें यहीं से एक डेटा पता चल रहा है प्राइमा फेशिया कि क्लाइमेटोलॉजी मेनली एक ऐसा टॉपिक है जो आपका इंटरलिंकेजेस और करंट अफेयर के साथ साथ आएगा, पर इसमें मेनली भी क्या पूछा जा रहा है, आपका कंसेप्ट्स। एंड देखिए ओवरऑल अगर आप इसका एक ड्राफ्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाले सेक्शन से ये वाला सेक्शन थोड़ा सा हैवी है। इसको आप अगर एंड टाइम पे नेग्लेक्ट भी करते हैं, फिर साइड लाइन भी करते हैं, तो कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट इग्नोरिंग दिस सेक्शन एंड एंटरिंग टू द प्रीलिम्स इज अ डिजास्टर। अगेन अदर टॉपिक्स, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में जैसे आप इंडियन वाले पोर्शन में आते हो, अब आप देखो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो उस तरफ ज्यादा हैवी हो रहे हैं। वहां पे पीवाईक्यू का रिपीटेशन भी ठीक ठाक है, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस कम है, वहां ज्यादा थे। मैपिंग, यहाँ मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मैपिंग पे ही आ रहा है। हर टॉपिक, चाहे वो क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट हो, फिजियोग्राफी हो, ड्रेनेज हो, मिनरल्स, रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, आप हमेशा देखिए वो मैच द फॉलोइंग में या फिर कुछ ना कुछ ऑप्शन कोड्स देके आपसे पूछेंगे। अगेन इंटरलिंकिंग विद टॉपिक्स अब यहाँ पे कम हो गया। एंड यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे जैसे हम वर्ल्ड लेवल पे आते हैं, जैसे हम फिजिकल ज्योग्राफी में आते हैं, टॉपिक्स का इंटरलिंकेजेस और कंसेप्चुअल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आते आते ये मेजरली इस यहाँ मैपिंग की तरफ ज्यादा ड्राफ्ट कर रहा है।
दिस इज द लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड एनालिसिस विच यू हैव टू पुट। ये ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं, तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी और आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ये उसमें फर्स्ट स्टेप है, जस्ट टू लेट यू नो कि व्हाट आर द मेजर थीम्स विच आर बीइंग आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स। इसके अंदर इसके बियॉन्ड कोई पैरामीटर नहीं होगा। हाँ, एक और कोई स्लाइड आप लगा सकते हो तो ऐड भी कर लीजिए, फॉर एग्जांपल रैंडम क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स होते हैं। अब गॉड नोज वो तो कितने भी हो सकते हैं और जनरली उनका पैटर्न कम भी रहता है, और ऐसे क्वेश्चंस हमें प्रीलिम्स में अवॉइड भी करना है। नेक्स्ट, ये तो हमारा एक ओवरऑल इन डेप्थ एनालिसिस था कि कौन कौन से ऐसे सेक्शंस है, ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि जब भी हम हमारी आगे क्लासेस को पढ़ाएंगे उसमें हमें कितना ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के अंदर चाहे वो कोई सा भी और दूसरा सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन है। वी हैव ब्रॉट 3 pillars of cracking the UPSC. First is you should be well aware and well versed with the PYQs. ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ आएगा PYQ, दूसरी तरफ आएगा आपका NCERT एंड टेक्स्ट बुक, तीसरी तरफ आएगा करंट अफेयर। एंड बिलीव मी, हमने इनको इन्हीं ऑर्डर में रखा है। आपके मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन PYQ से ही आएंगे। देखिए, जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी में भी आ रहे थे, कुछ एक क्वेश्चंस थे जो मैपिंग से आ रहे हैं, पीवाईक्यू से आ रहे हैं और लिंकेजेस से आ रहे हैं। करंट वाले क्वेश्चंस ये राइज हो रहे हैं। इन दोनों इनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है देखो बढ़ते जाएंगे। दैट इज व्हाई वी हैव आल्सो एडेड अनदर पिलर विच इज द करंट अफेयर सेक्शन। जनरली पीपल ओनली रिलाइज ऑन पीवाईक्यू। अब यूपीएससी भी स्मार्ट हो गया है। पहले तो पीवाईक्यू एज इट इज डिट्टो रिपीट हो जाते थे, जो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। अब वो चाहते हैं कि पीवाईक्यू का जो टॉपिक है आप उसको भी डेप्थ में पढ़े और उसको बाकी टॉपिक से भी इंटरलिंक कीजिए। प्लस कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस का इन दिनों नंबर ऑफ प्रोपोर्शंस ज्यादा बढ़ गया है जो आपके करंट अफेयर्स में ज्यादा आ रहे हैं। अगेन वी हैव एविडेंसेस ऑफ दैट। एंड लास्टली, स्टैटिक स्टैटिक ही सब कुछ है। इट इज अ मेक एंड ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर आपने एक बार अपनी एनसीईआरटी एंड अदर टेक्स्ट बुक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, नो वन कैन स्टॉप यू फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स। और आज एक एक स्लाइड को हम अच्छे से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं उनके अंदर एक ऐसा टिंट है जो आपको पीवाईक्यू के थ्रू ही मिल जाएगा कि वो आप इजीली प्रिडिक्ट कर लोगे कि देखो इस वाले क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती जा रही है, तो ये वाला क्वेश्चन या फिर इसका कोई सब टाइप फ्यूचर में और आ सकता है। नाउ गोइंग विद द एग्जांपल्स। फर्स्ट, इसको आप आराम से देखिए। ये क्वेश्चन भले ही 1 साल के डिफरेंस में पूछा होगा, बट यहां पे पूछा जा रहा है 2024 में इंस्टेबिलिटी हो रहा है और सिक्योरिटी खराब होता जा रहा है। कौन से वाले रीजन में? साहेल रीजन में। 2023 में पूछा है चैड, गिनी, माली, सूडान। अगर आप देखेंगे ईच एंड एवरी स्टूडेंट दे गो थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ डेजर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। जैसे यूएनसीसीडी ने भी अपना एक नया प्रोग्राम बना रखा है। अब उसके अंदर हम क्या देखते हैं? डेजर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग प्रोग्राम है। और अभी एक रिसेंटली नया इनिशिएटिव आया है, 3S इनिशिएटिव। यहां पे 3S का मतलब है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अब मुझे स्टेबिलिटी भी चाहिए, मुझे सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए। अब जनरली ऐसा नाम सुन के लग रहा होगा कि पता नहीं ये कौन सा इनिशिएटिव होगा, कुछ डिफेंस इनिशिएटिव है या एनवायरमेंट इनिशिएटिव है। नहीं, ये जो 3S इनिशिएटिव है ये मेनली एंकर करता है अपने आप को कि हमें साहेल रीजन के अंदर एक ऐसा लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट सोर्स जनरेट करना होगा जिसके थ्रू उस वाले रीजन के अंदर सिक्योरिटी आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए और सस्टेनेबिलिटी आ जाए। और उसके लिए वो मैसिव एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। अब इसी साहेल वाले से कंफ्यूज होके ही स्टूडेंट्स को मेजोरिटी क्या लगा कि ये जो कंट्रीज हैं वो मेनली साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट। बट नहीं, आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन था ये उस साल करंट अफेयर बेस्ड था। इन कंट्रीज के अंदर क्योंकि सोर्स ऑफ लाइवलीहुड वहां पे सिक्योर्ड नहीं है, बोको हरम एक्टिविटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहती है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप रहती है, इसीलिए वहां पे बार बार होते रहते हैं सक्सेसफुल कू। अब अगेन इन्हीं कंट्रीज को अपन बोलते हैं साहेल। अब आपने देख लिया, इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर में ही कौन सा पूछ लिया? साहेल। यहां पूछा इन्होंने सक्सेसफुल कू और यहां इन्होंने पूछ लिया मिलिट्री कू। 1 साल में ही रिपीटेशन है। अब स्टूडेंट्स बाहर आके बोलते हैं अब तो यूपीएससी पता नहीं कुछ भी पूछ रहा है, बट ऐसा नहीं है। दैट इज व्हाई इन द स्टार्टिंग आई सेड प्रेडिक्टेबल। हम इस पूरे के पूरे प्रीलिम्स को ऐसा प्रेडिक्ट करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हम देख लेंगे। उस दिन आप सरप्राइज नहीं होंगे 25 तारीख को कि देखिए हमने एक क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ लिया था और ये वाला टॉपिक आ चुका। ये 1 साल के ही रिपीटेशन में है। बस इसमें एनालिसिस क्या था
कि जनरली साहेल जो रीजन होता है वो हमें लगता है कि हाँ वो किससे रिलेटेड है, ऊपर सहारा है और नीचे फॉरेस्ट है, कॉन्गो वाले रीजन में, बीच में ये कंट्रीज आ जाएंगे। बट यहाँ पे हमको एफॉरेस्टेशन इस तरीके का करना है जो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी लेके आए और सस्टेनेबिलिटी लेके आए इन्हीं कंट्रीज में, क्योंकि ये पॉलिटिकली इनस्टेबल कंट्रीज हैं और यहाँ पे बार बार क्या होते रहते हैं, मिलिट्री क्यू। ये सिंपल एग्जाम्पल था आपको ये बताने का कि पीवाई क्यू रिपीटेशन इतना बेसिक और ईजी भी हो सकता है। नेक्स्ट, ये डिट्टो कॉपी पेस्ट है। यस आई नो कि ईयर बहुत ज्यादा पुराना है, बट द थिंग इज एटलीस्ट वो एक सेइंग है ना, एवरीथिंग विच कम्स अंडर द सन इज पार्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस। आपको इतना पूरा ब्रह्मांड में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक तो होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। अगर ये सोसाइटी का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे तो आप सक्सेसफुल बन जाएंगे, अगर ऐसा होता तो आज मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होता। द डिफरेंस इज आपको जाना है, आपको रिलाई करना है स्मार्ट वर्क पे, मुझे कितनी मेहनत करनी है और किस डायरेक्शन में करनी है और कैसे करनी है। आपको पता है कि जब मैक्सिमम पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं तो आपके पास जितने पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं एक बार आप उनको तो घुमा लीजिए, फिर वॉट एवर विच कम्स अंडर दिस सन आप उसको पढ़ भी सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो बस हाफ मार्क्स लेके आने हैं 200 में से। ये वाला क्वेश्चन भले ही पुराना था बट देखो लैंग्वेज वही है, यहाँ पे मैप दे दिया ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट लगाने का, और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन पूछ लिया कि वेस्ट टू ईस्ट कौन सी रिवर्स आ रही है। इट इज अ डिट्टो एंड कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। इट मीन्स कि चाहे कितना ही क्यों नहीं पुराना पेपर हो, यू हैव टू गो थ्रू इट, एंड मैपिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू मेनली इंडियन ज्योग्राफी। नेक्स्ट, लुक एट दिस क्वेश्चन, कॉन्गो, फिर 23 में फिर 24 में। यहां पूछा कॉन्गो बेसिन कौन सी ये वाले रीजन के लिए आके फेमस हो जाएगा, और इधर आके उन्होंने पूछ लिया कि मेजोरिटी ऑफ द पीटलैंड फॉसिल्स कहाँ के मिलते हैं। अगेन कॉन्गो के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन था जो शायद अभी स्लाइड में आगे आ जाएगा कि मेजोरिटी ऑफ द कॉपर रिजर्व्स, कोबाल्ट रिजर्व्स, बॉक्साइट रिजर्व्स ये कहाँ पर आके मिलते हैं। अगेन उसका भी आंसर कॉन्गो ही था और वो शायद इसी एक साल पहले ही पूछा था। देयर इज अ कंटिन्यूअस रिपीटेटिव थीम एंड दिस थीम शोज दैट अफ्रीका इज नाउ द फ्यूचर। और अब तो जैसे जैसे पैटर्न चल रहा है यूपीएससी का, हमें पता है कि 8-9 क्वेश्चन तो अफ्रीका से पूछ ही रहे हैं, और जिस हिसाब से इस साल का बजट भी आया है कुछ कुछ ज्योग्राफी बिहार की भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट, लुक एट दिस क्वेश्चन, मार्सुपियल्स। बहुत रीसेंट पास्ट में ही पूछा है, 2023 का ही क्वेश्चन है मार्सुपियल्स। अब कॉमन सेंस के थ्रू भी आप इसको इजीली डील कर सकते थे कि मार्सुपियल कैन ओनली थ्राइव इन माउंटेन, और मार्सुपियल्स का कोई प्रेडेटर नहीं होता। अब ये पहले भी रिपीटेड एक थीम है कि मार्सुपियल मेनली कहाँ मिलते हैं। मेनली मार्सुपियल्स आपको मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में, और आज इनकी मेजर प्रोमिनेंस किधर है, ऑस्ट्रेलिया में। अब ये तो सिर्फ इतना सा एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया कि पीवाईक्यू कैसे रिपीट हो रहा है। इट इज पार्ट ऑफ योर ड्यूटी विच वी हैव अंडरटेकन एज पार्ट ऑफ आवर जॉब, कि अब हम आपको आगे आके बताएंगे कि मार्सुपियल्स क्या होते हैं, क्योंकि इस ट्रेजेक्टरी से क्या पता चल रहा है, हमें सिर्फ यही नहीं देखना कि कौन सा पीवाईक्यू रिपीट हो रहा है, हमें उसकी थीम पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मार्सुपियल्स के बारे में बार बार पूछे जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए मार्सुपियल कौन होते हैं। नेक्स्ट टाइम ये कोई एग्जाम्पल दे देंगे, कोई 4 एनिमल दे देंगे और बोल देंगे ऑड वन आउट इनमें से कौन सा मार्सुपियल नहीं है, या फिर कौन सा मार्सुपियल है, या फिर मार्सुपियल क्या होते हैं, कौन कौन सी इनकी वेराइटीज है, ये हमें पता होना जरूरी है। अब देखो ये ऐसे हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को साथ में लेके चलेंगे, सिर्फ पीवाईक्यू ही नहीं, उसका इन डेप्थ एनालिसिस, उस पूरे टॉपिक का एनालिसिस जरूरी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैगल डांस। देखिए ये क्वेश्चन आया एनसीईआरटी से भी है, अगर आप अपनी 12th क्लास की बायो की एनसीईआरटी देखेंगे तो ये वहां पर भी मिलेगा, बट अगेन इट इज लिंक्ड विद योर पीवाईक्यू। ऐसे आपको लगता है कि अजीब व गरीब क्वेश्चन है, पर ये आपके स्टैटिक का ही पार्ट है, स्टैटिक का और पीवाईक्यू का, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, और मेन चीज ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर आर प्लेथोरा एंडलेस एग्जांपल्स लेके आए आज। अब देखिए सब में कॉमन थीम देखिए, जाइंट स्टार 2024, जाइंट क्लाउड्स आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, ड्वार्फ स्टार्स यहां पर आ रहे हैं, आप ये देखिए पल्सर, नेबुला, डस्ट क्लाउड, न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स, पल्सर्स, वाइट ड्वार्फ्स, ड्वार्फ स्टार्स, हर चीज का एक रिलेशन बनता जा रहा है और ये रिपीटेटिव थीम चल रही है। याद है हम बिल्कुल शुरुआत में बताया था यूनिवर्स वाले चैप्टर में, उसमें मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन कंसेप्ट्स वाले टॉपिक से पूछे, वो डायरेक्टली पूछ लेंगे मैच द फॉलोइंग में, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाए, मैच द फॉलोइंग करो उसको बता दीजिए। एंड वो पुराना जमाना होता था अच्छा वाला,
जब आपको अगर किसी एक की डेफिनेशन भी मालूम है, फॉर एग्जांपल सेकंड, इफ यू नो फॉर एन अजम्पशन कि अगर चलो मान लो दो सही है फिर गलत है, आपको पता है, इमेजिन कीजिए चलो दो वाला ऑप्शन गलत है, अब जिसमें दो आ रहा होगा आप उसको एलिमिनेट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है, ये ओनली वाले क्वेश्चन आने लग गए, दे आर दी लेटेस्ट डेविल्स। अब जितना आपको एक्यूरेटली और प्रिसाइजली पता होना चाहिए कौन सा स्टेटमेंट सही है फिर कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कि इसका आंसर ओनली 2 है, अगर ऊपर वाले दो सही हुए तो भी आंसर ओनली 2, नीचे वाले दो सही हुए तो भी आंसर ओनली 2, फर्स्ट वाला या थर्ड वाला सही है तो भी आंसर ओनली 2। अब उस समय किस बच्चे ने क्या दिमाग लगाई, किसको गलत माना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लक फैक्टर भी आ जाएगा, बट वी विल ट्राई टू बीट दैट लक फैक्टर फ्रॉम आवर स्मार्ट वर्क। एक बहुत अच्छी सेइंग है ना, द हार्डर यू वर्क द मोर लकियर यू गेट। हम इसी के अंदर हमारी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन दिखाएंगे कि एक एक टॉपिक को इन डेप्थ देखेंगे। ये यूनिवर्स वाला चैप्टर, इसमें क्वेश्चन कम आते हैं, रिपीटेशन ज्यादा रहती है। नेक्स्ट थीम, झेलम, कृष्णा, कोल्लेरू, मिएंडरिंग। वैसे भी झेलम का एक यूनिक केस है मिएंडरिंग के साथ, ये अपन आगे देखेंगे डेप्थ में। और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया, अगेन देखिए, झेलम, कोल्लेरू, कृष्णा, यहाँ पे ऑलरेडी पूछ चुके हैं। अब आपने अगर अच्छे से इसको देख भी लिया होता है स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे इतना स्पेसिफिक हो गए हैं ये डायरेक्टली फीड्स, वो डायरेक्टली फीड नहीं करता। जहाँ पे कृष्णा और गोदावरी, ऊपर से गोदावरी नीचे से कृष्णा, बिल्कुल बीच में बनता है कोल्लेरू। इतना स्पेसिफिक पूछा है कि डायरेक्टली फीड कर रहा है फिर नहीं कर रहा। ये अपने आप में अगेन यस पीवाईक्यू का रिपीटेशन तो हुआ ही हुआ कुछ कुछ, बट आपको एक इन डेप्थ नॉलेज पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैपिंग और कंसेप्ट पूरा का पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू कौन सा बॉडी बना है, और 2 साल पहले क्या पूछा है, ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए अगर फॉन्ट विजिबल भी नहीं होगा तो आप अगेन इसको सर्च भी करके देख सकते हैं। मैं आपको बस एक एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ कि उस साल अगर आपने इसको 2020 वाले पेपर को एनालाइज किया होगा तो आपको पता चला होगा कि सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी है ये कौन से एक्ट के अंडर में बना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 2 साल बाद क्या पूछ लेते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन सा बॉडी बना है। और कंफ्यूज करने के लिए, वो रटंतु बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ही इन्होंने देखिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, यहां तक सेम रखा है। अगर आप ऊपर वाले दो एलिमिनेट भी कर दोगे तो एंड में आके, अब वो बोलते हैं ना कि जब 50% हो तो आप अटेम्प्ट तो करो ही करो, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। प्रोबेबिलिटी बढ़ना का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसमें शॉर्ट और एक्यूरेट हो जाएंगे। काउंट तो तब भी तुक्के में ही होगा ये, अगर आपको एक्यूरेटली नहीं पता होगा इसका आंसर क्या है। बट अगर किसी ने पीवाईक्यू को एनालाइज किया होगा, उन्हें देखते ही सीधा लगाया होगा आंसर। ये देखो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं बोर्ड में और अथॉरिटी में। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, CGWA, CGWA। इससे ज्यादा तो कोई डायरेक्ट रिलेशन का कोई एग्जांपल, और ये वो ईयर्स हैं जब कट ऑफ बिल्कुल रिड्यूस होता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट थीम, विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी, फ्रॉग माउथ, कॉपरस्मिथ बारबेट, ग्रेचम मिनिवेट, व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार। अगेन इससे पता चल रहा है, अगेन आप ये देखेंगे ये जो वर्ड हैं, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपके बिल्कुल सिमिलर और मैच मेकिंग आ रहा है। यहां पे भी ये आ जाएगा बर्ड्स, वहां पे भी वो आ जाएगा बर्ड्स, बिल्कुल यूनिक नाम है इन दिनों इनका, बर्ड्स और फिशेस, ये फेवरेट होता जा रहा है। ऐसी फिशेस के अंदर उन्होंने पूछ लिया था महासीर, और फिर आगे जाके बोल देते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। अब वही अगेन हमने अगर एनालिसिस किया होगा तो हमको पता होगा महासीर अपने आप में क्या है, बर्ड है। और वही ऑप्शन में गिवन था फ्रॉग माउथ, ये फ्रॉग माउथ, फ्रॉग ऑपर, सिसिनाड, ये अगेन ये शो कर रहा है कि आपको इन दिनों एक एक स्पीशी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, और प्लस करंट में कौन सी स्पीशीज भी न्यूज में आ रहा है, क्योंकि उस साल फ्रॉग माउथ बहुत ज्यादा न्यूज में था। नेक्स्ट, ये अपने आप में कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बस मैं रट के चला जाऊं कि कहां पे कौन सी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है। अब हमें मालूम है कि जो ओवरऑल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो अगर हम कंपेयर करें तो वो ट्रॉपिक्स में ज्यादा होती है। एक तरीके से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ज्यादा है टेम्परेट फॉरेस्ट से, नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा है देख लीजिए ट्रॉपिक के अंदर।
इसलिए आप देखेंगे कि अगर कोई एक डिजीज स्प्रेड भी होता है तो फास्टली स्प्रेड हो जाएगा टेम्परेट फॉरेस्ट में, क्योंकि स्पीशी एक ही है सब जगह। यहाँ पे वो स्प्रेड भी नहीं हो पाएगा, नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वेजिटेशन से दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक हो जाएगा सनलाइट और एक हो जाएगा प्रेसिपिटेशन। अब दोनों सनलाइट और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा कहाँ है? आपके ट्रॉपिक्स में। हमको अब ऐसा लगता है कि क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो वहाँ पे खेती करना भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट ये अगेन कितना रिपीटेटिव थीम है, यहाँ पे क्वेश्चंस ज़्यादा थे हम लेके दो ही हैं कि जो सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होती है, उसके पास न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा उतना ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी रहेगा, उतना ह्यूमस का कंटेंट कम होगा। जितना ह्यूमस का कंटेंट कम होगा सॉइल उतना ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। अगेन ये क्वेश्चंस ऐसा बता रहे हैं कि अगर आप डिफॉरेस्टेशन भी कर देंगे, एक पास का भी क्वेश्चन है, अगर आप मैसिव स्केल पे डिफॉरेस्टेशन कर देंगे ट्रॉपिक्स के अंदर बिना किसी फर्टिलाइजर के डेकेड्स तक, वहां पे आप अच्छे से और धड़ल्ले से एग्रीकल्चर चला सकते हो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। वो उसी क्वेश्चन को दोबारा उठा के आके पूछ लेते हैं, इफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, वो पुराना जो थीम था उसका गेन है, इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली। वो दोबारा रीजनरेट क्यों नहीं हो पाती है क्विकली? क्यों? क्योंकि उसके पास में डेफिसिट है इन न्यूट्रिएंट्स। यहां पर आगे क्या पूछा है? सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट। अभी बच्चे बोलते हैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया सर, हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि ए होगा कि बी होगा, करेक्ट एक्सप्रेशन होता है कि नहीं होता। आपको उसमें जाना ही नहीं। आपको अगर पता है कि सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज नॉट एट ऑल रिच, इनफैक्ट इट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, तो इसी में आ जाएगा। ये भी रिपीटेशन हो गया थीम का, बट ये आपका कंसेप्ट भी चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस ही जस्ट ही हमने किया था। यहां पर आके बोल रहे हैं मैच द फॉलोइंग में कौन कौन आएगा? ब्लूफिन महासीर, एक तरफ आ रहा है इरावदी डॉल्फिन, एक तरफ आ रहा है रस्टी स्पॉटेड कैट। नाउ दीज वर द गोल्डन ईयर्स कि अगर आपको कोई एक चीज पता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। जनरली हमको मालूम है मरीन और एक्वेटिक लाइफ के अंदर जो डिवीजन ही होता है वो या तो कोई सॉल्ट वाटर में रहेगा या फिर कोई फ्रेश वाटर में रहेगा। हम मैपिंग को इतना डिटेल में करेंगे कि एक नदी एक एक पहाड़ के बारे में हम देखना चाहते हैं। अब उसका नाम में अगर इरावदी आ गया तो हमें मालूम है कि इरावदी म्यांमार में। अब अगर म्यांमार के अंदर कोई डॉल्फिन रह रही है तो क्या वो पहले क्रॉस करके आएगी बे ऑफ बंगाल में? नदी है तो ऑटोमेटिकली वाली डॉल्फिन की स्पीशीज क्या होनी चाहिए? फ्रेश वाटर। क्या वो फ्रेश वाटर साथ एकदम से सॉल्टी में आ जाएगी? चलो आ भी गई, मान लो एक्सेप्शन, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है कौन? गंगा। माँ गंगा मूव कर रही है और उनमें आके ट्रिब्यूटरी जुड़ रही है कौन? यमुना। फिर यमुना में 4 नदियां आ रही हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। एक ऐसी मछली, एक ऐसी डॉल्फिन जो इरावदी से आएगी बे ऑफ बंगाल में, फिर जाएगी गंगा में, और गंगा में जो डैम्स बने होंगे वो कूदती हुई जाएगी और फिर वो घुसेगी यमुना में, और यमुना से फिर किसके अंदर घुसेगी? चंबल में। क्या ये ह्यूमनली तो छोड़ो, ये कहीं पॉसिबल भी है क्या? इमेजिनेशन में भी पॉसिबल नहीं है। आप उसको हटा भी दोगे तो भी आपके सामने करेक्ट कोड आ जाएगा। अब ऐसा नहीं आता, अब ओनली वाला आता है, आपको एक्यूरेटली पता होना चाहिए। बट दूसरी चीज क्या थी, अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को गलत या सही भी माने, ये हमको एंड में पता चल रहा है कि महासीर अपने आप में क्या है? ये फिश हो जाएगा, फिंड। और यहां पर इन्होंने क्या पूछ लिया? नॉट अ बर्ड। इनमें से कौन सी चिड़िया नहीं है? महासीर, महासीर। इसको हटाओ, आंसर। अब ऑटोमेटिकली अब आप देखिए पास्ट में वो व्हाइट थ्रोटेड इबिस, नाइट जार, स्पून बिल, ये अगेन रिपीटेशन में चलते आ रहे हैं। वही 4-5 नाम है, उनको बार बार घुमाए जा रहे हैं। हमें इन नामों को अच्छे से देखना होगा। वी शुड बी वेल वर्स्ड एंड वेल अवेयर्ड इन दीज फैक्ट्स। नेक्स्ट, एनसीईआरटी पीवाईक्यू, एक मेजर थीम हमने डिटेल में देख लिया कि मैक्सिमम जो रिपीटेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू के अलावा जो बेस नॉलेज है वो मेनली कहां से आना चाहिए? एनसीईआरटीज का। आई हैव सीन एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे और सर हिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत आ रहा है हमको हिस्ट्री में। हाँ भाई, क्यों आ रहा है दिक्कत? ये वो पता नहीं कौन सा राजा कब आ गया, कब चला गया, और सर मॉडर्न भी बस स्पेक्ट्रम से पढ़ लिया। सवाल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, उसमें मत जाइए। आप एक छोटा सा दिमाग लगाओ। अगर मेरी कोई कंपनी है, मैंने कोई कंपनी खोल रखी है, आप वहाँ पे जॉब मांगने के लिए आते हैं और इंटरव्यूअर आपसे यही पूछ लेता है कि कंपनी का फाउंडर के बारे में बता दीजिए, दिग्विजय के बारे में बताइए, कौन है वो। आप बोलोगे बस ये नहीं मालूम, मुझको जॉब चाहिए। आपको जॉब देंगे? नहीं देंगे। आप यूपीएससी एग्जाम लिखने जा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारी स्टैंडर्ड बुक्स चलती हैं, कौन सी? एनसीईआरटी। ऐसे ही समझ लो सरकार का एग्जाम, सरकार की किताब बिना पढ़े आपका सिलेक्शन हो जाएगा? दुनिया भर की किताबें पढ़नी है और उनका नाम ही रेफरेंस बुक है।
रेफर करने के लिए बनी हुई हैं। आपको सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। बिल्डिंग कितनी क्यों नहीं बड़ी बना लो अपनी रेफरेंस बुक की, वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी पढ़ लो, आपको बस फॉल्स कॉन्फिडेंस दे देंगे। वो पतली एनसीईआरटी से बार बार आएगा। और एनसीईआरटी में इशू क्या है, कोई भी 2 या 3 पैराग्राफ आपस में कनेक्टेड नहीं है। ऐसा लगता है कि बस एक में कुछ कंसेप्ट बता दिया, एक में नॉलेज बता दिया, अगले वाले से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। हम उसको सॉल्व करेंगे, हमारी लाइव सेशन के अंदर आएंगे, एक एक चीज को डेप्थ में लेंगे। आपको कोई डाउट होगा आप हाथों हाथ आके पूछोगे। बट इस थीम से हमको क्या पता चल रहा है, पीवाईक्यू तो इंपॉर्टेंट है ही है, पीवाईक्यू के साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, एनसीईआरटी। क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से उठ के आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो भी आप एक्सेप्ट करोगे कि एग्जाम टाइम में आपके दोस्तों ने या फिर आपने भी गलत किए होंगे। फर्स्ट एग्जांपल ही ले लो, इल्मेनाइट एंड र्यूटाइल। अब देखने को तो बच्चे बोले अगेन वही यूपीएससी, पता नहीं कौन कौन सा मिनरल और पूछे जा रहा है। ये बिल्कुल एक इसने वहां से कट लेके आए हैं हम। एनसीईआरटी में एक छोटा सा रिसोर्सेज वाले चैप्टर की शुरुआत में ही बॉक्स बना हुआ है साइड में, और यहाँ पर लिखा हुआ है टूथपेस्ट क्लीनर में दांत साफ करने के लिए कौन कौन यूज हो रहा है, फ्लोराइड को रिड्यूस करना होगा, और हम यूज करते हैं उसमें इल्मेनाइट र्यूटाइल। और जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है, टाइटेनियम ऑक्साइड, इल्मेनाइट र्यूटाइल। अब यहां से एक हिंट क्या मिल रही है हमको, दे आर अबंडेंटली अवेलेबल। फ्यूचर में पूछ लेंगे इंडिया के अंदर रेयर है, प्रेजेंस ही नहीं है, तो फर्स्ट हिंट क्या मिल गया, अबंडेंटली अवेलेबल है। नेक्स्ट, रिच सोर्स है, ऑब्वियसली किसका, ये तो हमको दिख गया यहाँ पे, बट मेनली कहाँ मिल रहे हैं, कोस्टल एरियाज में। नेक्स्ट टाइम पे मैपिंग में बता देंगे एग्जाम, मध्य प्रदेश अबंडेंस ऑफ इल्मेनाइट एंड र्यूटाइल। आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू को ही नहीं देखेंगे, उसको इन डेप्थ भी पढ़ रहे हैं और उसको एनसीईआरटी से भी रिलेट कर रहे हैं। और इससे क्या पता चलता है, बिना एनसीईआरटी के सिलेक्शन ना आज होगा ना कल ना कभी भी। और ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं, और ये सीधा उठ के वहां से ना 10वीं क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आ रहा है। सो पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यू एनालिसिस का यहाँ मतलब क्या होगा कि सिर्फ वही चीज नहीं मैंने उसको पढ़ लिया फिर रट लिया, उस टॉपिक के बारे में लेके ए से लेके जेड तक इंफॉर्मेशन मेरे पास होना चाहिए। एंड नेक्स्ट चीज कौन सा आ जाएगा, एनसीईआरटी। दूसरा एग्जांपल और देखिए, ये 2022 का ये जो पेपर है, आज आप बस एक छोटा सा काम करना, आप पास्ट में जाना, जो 2022 का ना बहुत सारी कोचिंग्स ने आंसर की निकाला था पेपर के बाद में, जस्ट आफ्टर पेपर, सेम डे ही निकालने लग जाते हैं आजकल। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ने इसका आंसर ऑल 4 स्टेट्स माना ही नहीं था, पता नहीं क्या क्या दिए जा रहे हैं। और मैं तब क्लास में बताता जा रहा था कि नहीं बच्चा, ये चारों के चारों जो आप नाम है, ये आप देखो इन सबके नाम यहाँ गिवन है, कि जो टी है ये क्लाइमेटिकली कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखो एक एक स्टेट का नाम गिवन है, असम, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल, आंध्र, मेघालय, उत्तराखंड, त्रिपुरा, सबके नाम गिवन है एनसीईआरटी में। और वहां पता नहीं क्या दिमाग लगाया टी से, कि नहीं हमको तो लगता है कि नहीं टी वहीं हो रहा है पहाड़ों में, दार्जिलिंग वाली जगह में ही हो रहा है, हिमाचल में होगा कि नहीं होगा, यहाँ सबने ऑप्शन दिया। वो सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज चेक कर रहे हैं। आप अपनी 10वीं 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी कर जाओ, हर सब्जेक्ट की 50% ऑफ द क्वेश्चन विद पीवाईक्यू आप कर लोगे। और ये वीडियो का मोटिव ही यही है, आपको ये अवेयर करना कि जो इधर उधर आप भग रहे हो मत भगो, अलग अलग बुक्स और सोर्सेज को जब आप पढ़ रहे हो मत पढ़ो कि मैं कोचिंग के इस वाले कोचिंग के मटेरियल उठा लेता हूँ, उसको उठा लूंगा, मटेरियल का पहाड़ बन जाएगा, याद है कुछ भी नहीं। एक मटेरियल को बस बार बार पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा। अब इन डेप्थ इतना पूछ रहे हैं कि एक स्टेट के बारे में पूछ रहे हैं, और वो भी मैच द फॉलोइंग में, फिर ऐसे नहीं दिया कोड्स में 1 2 3 4, ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3। आपको स्पेसिफिकली पिन पॉइंट पता होना चाहिए कि कितना स्टेट्स के अंदर उग रहा है। और ये क्वेश्चन सिंपली कहाँ से पूछा है इन्होंने, एनसीईआरटी से, 10th क्लास। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है पेपर वाले दिन, इसका मतलब आप 10वीं फेल हैं। भारत सरकार को ऐसे आदमी नहीं चाहिए। बात समझ में आया। नेक्स्ट, वाटर वेपर है क्वेश्चन कंसेप्चुअल। वाटर वेपर के रिगार्डिंग बहुत बार पास्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए कि जो मेजोरिटी ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है वो भी किसकी वजह से होता है, वाटर वेपर की वजह से, पर अपने आप में शॉर्ट लिव्ड होता है। और एंड रिजल्ट वाटर वेपर का, जैसे वो हीट होगा, कन्वेक्शन ऊपर जाएगा तो देगा रेनफॉल। वो वाले क्वेश्चंस इन्होंने बहुत पूछ रखे हैं। इस बार क्या पूछ लिया, ये इट इज अ गैस ऑब्वियसली, अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। हाइट में ऊपर जाऊंगा वाटर वेपर कम होगा। वाटर वेपर इज अ वेरिएबल गैस, वाटर वेपर इज अ गैस, डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड।
डिटो कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली आया है। बिलीव मी, आई हैव सीन सेवरल स्टूडेंट्स हु हैव मार्क्ड दिस क्वेश्चन रॉन्ग। और वो बोलते हैं सर हमने वो अलग अलग धांसू वो जितने बाकी क्वेश्चन होते हैं वो सही कर लिए। जो सबका सही हो रहा है अगर वो आपका गलत हो रहा है तो आपका कभी भी नहीं हो सकता, और आपको वो वाले क्वेश्चन और भी सही करने पड़ेंगे जो सबके गलत हो रहे हैं, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स में। अगर 5-6 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और 10,000 का सिलेक्शन हो रहा है तो कुछ तो यूनिक ही होगा। और जितना ज़्यादा आप कंपटीशन में ऊपर की तरफ जाएंगे, जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो श्रिंक होता जाएगा। जो पहली स्टेज है ना, यही सबसे गंदी स्टेज है प्रीलिम्स, और इसमें बहुत इजी टास्क है। आपको बस अपना PYQ एंड NCERT दोनों के दोनों स्टेटमेंट, परसेंटेजेस, मैक्सिमम एट द पोल्स, और आप यहाँ पर देखिए कि वाटर वेपर also decreases from equator towards the poles, इसका मतलब पोल्स पे कम है। इक्वेटर के ऊपर ट्रोपोस्फेयर का हाइट ज़्यादा है, कन्वेक्शन एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा रहती हैं वहाँ पे। ऐसा बताते हैं अराउंड 18 किलोमीटर तक हाइट पहुँच जाता है ट्रोपो का, पर पोल्स पे आते आते वो अराउंड कितना ही रह जाता है, 8 किलोमीटर। कन्वेक्शन फोर्स इतना होता ही नहीं है यहाँ पर, तो उल्टा सब्सिडेंस होता है। सरफेस पे बनेगा हाई प्रेशर, यहाँ सरफेस पे बन रहा है लो प्रेशर, इवेपोरेशन हुए जा रहा है। इक्वेटर पे वाटर एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ बहुत ऊपर तक मिलेगा आपको ट्रोपोस्फेयर। वाटर वेपर का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, यहाँ कैसे होगा। क्वेश्चन भले ही सिंपल था, बताने का उद्देश्य क्या है कि जो थीम है ये उठ के किससे आई है, आपके NCERT से। नेक्स्ट अगेन कोरलेस फोर्स, बहुत ज़्यादा हाईली कंफ्यूजिंग लगा था। अब आप आराम से इन दोनों स्टेटमेंट को पॉज करके यहाँ पे आके देख लीजिए। कोरलेस फोर्स जैसा टॉपिक भी आपकी क्लास 11th के NCERT से आ रहा है। हमें इससे क्या पता चलता है कि जो हमें लगते हैं जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो, और जो बड़े कंसेप्ट हैं वो, सारे के सारे आपके आ ही कहाँ से रहे हैं, NCERT से। नाउ सी, ये जो हमारा NCERT है इसके अंदर भी स्पेसिफिक कुछ एक चॉइसेस हैं। जनरली हमें क्लास 6 से पढ़ लेनी चाहिए NCERT। अगेन ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, आपको कोई बोलेगा सिर्फ 11वीं 12वीं पढ़ लो पर आपका काम बन जाएगा। बट अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बेस बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़ आप स्टार्ट कहाँ से कीजिए, क्लास 6 से। क्लास 6 की ज्योग्राफी में फॉर एग्जाम्पल गिवन है वेव्स का एंड टाइड्स का। अब आप में से मैक्सिमम बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा, पर मैं पूछता हूँ कितनों को डिफरेंस पता है वेव एंड टाइड के बीच में। कौन सा एयर की मूवमेंट से होगा, कौन सा ग्रेविटी की मूवमेंट से हो रहा है, कौन सा वर्टिकल मूवमेंट है, कौन सा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, कहाँ पे वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, कहाँ पे वाटर डिस्प्लेस नहीं हो रहा। ये बेसिक डिफरेंस है और ये मेंस में भी आ सकता है। पर ये पूछा, ये बताया भी किसके अंदर, आपका क्लास 6 में। हर सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है आप वीक हो, क्लास 6 से स्टार्ट करो, आपका बेस बनेगा। इन दोनों पॉलिटी में भी जो क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं ना, वो पॉलिटिकल थ्योरी वाले से, लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, किसका एब्सेंस क्या होता है, वो बेसिक चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई नहीं है, आपको समझनी पड़ेगी। और हर NCERT एक ग्रेजुअल लेवल में आपको पढ़ लेके आएगा। मानसून ड्रेनेज 9th क्लास के NCERT में भी है, 11th में भी है। 11th वाली पे डायरेक्टली जंप कर लोगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले एमेच्योर थे तो अच्छे से उसको पढ़ो, जैसे ही उसको पढ़ोगे फिर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके आना। कभी भी आपको NCERT पढ़नी है तो कोशिश करो कि डायरेक्टली बड़ी वाले पे जंप ना करो, क्योंकि हम सबको पता है हमारा स्कूलिंग सिस्टम कैसा है और हम स्कूल में कितना हकीकत में पढ़े थे। ठीक है, हमें स्टार्ट ही कहाँ से करना है, क्लास 6 से। ऑब्वियसली मेनली पॉलिटी, हिस्ट्री कंपल्सरीली, एंड ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स का तो आप वही पढ़ सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो, उतना ही बहुत है। ये तो 100% आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्लासेस से, और जिसका ज्योग्राफी वीक है वो भी स्टार्ट कर ले प्लीज क्लास 6 से। नाउ हमने देखा PYQ, हमने देखा NCERT की इंपॉर्टेंस, और ये लास्ट करंट अफेयर। करंट अफेयर के कुछ एक थीम्स, वो कौन सा लेक है जो डेजर्ट में टर्न हो गया, यहां क्या पूछ रहे हैं, वो कौन सा लेक है जो डेजर्ट में टर्न हो गया, बिल्कुल आंसर सेम। ऐसे कुछ एक इंपॉर्टेंट करंट की थीम्स हैं जो हमने हमारे लेक्चर्स के अंदर भी इम्बाइब किया है, उसको ऐड किया है। प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा आएगा, बट आप इस वीडियो की डेफिनेस में ही देख सकते हैं कि जो मेजोरिटी हमारा जो टॉपिक है स्पेसिफिकली ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ये थोड़ा सा PYQ हैवी है, फिर NCERT हैवी है, थोड़ा सा लीस्ट हैवी है किस पे बेस्ड, करंट अफेयर पे। इसका मतलब ये नहीं कि करंट अफेयर अपने आप में रिडंडेंट हो जाएगा, आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर, कि क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड इनटू द UPSC। नेक्स्ट, ALC ड्राई हो गया, ALC ड्राई हो गया। ये सी फीचर्स डेजर्ट कौन सा ड्राई अप हो गया, ये बहुत मेजर इंटरनेशनल न्यूज भी रहता है। रेफरेंस बुक्स
कि अगेन इम्पोर्टेंस इसको लास्ट में हमने रखा है। क्यों? वो है तो इम्पोर्टेंट, बट जब हम पहले वाले एक्टिविटी को कर लेंगे तो हम उसको भी लास्ट में जरूर पढ़ेंगे। यही लिमिटेड चीजें रहनी चाहिए, इसीलिए अलग से इसका सेक्शन ही हमने रखा है रेफरेंस। अब रेफरेंस के लिए आपको सिर्फ एक ही बुक रखनी है, जीसी ले आऊं। ऐसे समझ लो जैसे हमारा टेक्स्ट बुक, हमारा स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटीज है, मेनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आपका चलता है, जीसी ले आऊं। माउंटेन, कौन सा माउंटेन, उसका क्या टाइप है, उसका क्या नेचर है, ब्लॉक माउंटेन, वोसगस, ब्लैक फॉरेस्ट। डिट्टो आप ऐसे समझ लीजिए वो कॉपी पेस्ट ही है, हाँ मदद ही कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर एलिमिनेशन के लिए कुछ नहीं गिवन है, वो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बट इससे ये शो हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि रेफरेंस बुक भी अपने आप में मददगार होती हैं, और एक ही रेफरेंस बुक को आपको रिजॉर्ट करना है, और वो मेनली कौन सी है, जीसी ले आऊं। इन सारी की सारी थीम्स में हम लास्ट में लेके आए हैं डे वाइज अलग अलग हम लाइव लेक्चर्स चलाएंगे, और उनके अंदर ये 14 समथिंग थीम्स हमने निकाला है। ठीक है, इन 14 थीम्स का जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो ऐसा होगा, हर थीम में हम स्टार्टिंग में लेके आएंगे कि कौन से क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड ज़्यादा हैं, कौन से डेफिनेशन बेस्ड ज़्यादा हैं, कौन से टॉपिक के इंटरलिंकेजेस से ज़्यादा आ रहे हैं, और फिर वहीं से हमें पता चलेगा कि हमें किस टॉपिक में कितने डेप्थ में जाना है देखना पड़ेगा, और कौन सारे टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं, पीवाईक्यू की रिपीटेशन किस में, मैपिंग का रिपीटेशन किस में। होने को इनसे ज़्यादा भी टॉपिक हो सकते हैं, नो वन इज क्वेश्चनिंग दैट फैक्ट, बट द टाइम इज शॉर्ट। 25 मई को पेपर होने वाला है, फरवरी मिड क्रॉस हो चुका है, आपके पास में गिने चुने 100-110 दिन है। इसमें n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं, उनके n नंबर ऑफ रिविजन्स करने पड़ेंगे। कोर्स सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कोशिश करो इसको जितना हो सके उतना श्रिंक हो जाए उतना अच्छा है। ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि आप 2-3 चीज़ों पर रिजॉर्ट करो बस, सबसे मेनली पीवाईक्यू, और सिर्फ पीवाईक्यू नहीं, उसका इन डेप्थ एनालिसिस। हम इन टॉपिक्स को हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स यही हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी। इन्हें हमने डिवाइड कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस सीरियल नंबर में नहीं लगा हुआ है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे समझ लो 14-15 अगर सवाल आ रहे हैं ज्योग्राफी से, तो ये रही वो 14 थीम। 1-2 जो रैंडम जा रही है उन्हें जाने दो, आप इन 14 थीम्स को तो अच्छे से करके जाओ, इनमें से क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा। और जिस दिन आप पेपर करोगे 25 तारीख को, वो पेपर कुछ भी नहीं होगा, वो ऑलरेडी प्रिडिक्टेड होगा, आप देखोगे और सीधा लगाओगे, मैं यकीन से कह रहा हूँ। इसको आप क्लिप को जरूर लिखना, दिस इज माई कॉन्फिडेंस ओवर मी एंड ओवर द सब्जेक्ट विच आई विल टीच यू इन द कमिंग फ्यूचर। ये 14 थीम्स हैं, आप इनको इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी हिसाब से इनको पढ़ना। हम एक लाइव लेक्चर रखेंगे डेली अराउंड 5 to 6, आपके पास में उसका लिंक आ जाएगा, आप लाइव लेक्चर में ही बैठिएगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं इसको मैं रिकॉर्डेड करके बाद में देख लूँगा, तो आपकी डाउट्स एंड क्वेरीज सॉल्व नहीं होगी। मार्केट में ऐसे प्रोग्राम्स के पैसे ही ले जाते हैं, वी एट सम्यक वी आर प्रोवाइडिंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको कोई मेंबरशिप कुछ भी नहीं लेना है, इनफैक्ट आपको मेंटरशिप भी चाहिए तो फिर आप आइए। वन ऑब्जेक्टिव, एक ही ऑब्जेक्टिव है आपका सिलेक्शन, और उसमें हमारी मेहनत आपके साथ है। आपको लाइव लेक्चर में आना है, साथ साथ मैं आपको पहले पीवाईक्यूज लेके आऊँगा हर टॉपिक के। पीवाईक्यू में हम देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर क्लास ओवर होने के बाद में आप एक लिंक को फॉलो करेंगे जहाँ पे एक शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रिवीजन। तो आपको क्लास भी दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, और उस शीट को अगर आप चाहें तो आगे जाके प्रिंट आउट निकाल के देख भी सकते हैं। हमारी क्लास रहेगी लाइव, जिसके अंदर हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो मेनली हमारे होंगे पीवाईक्यू, और उन थीम्स को हम क्लास में आके करेंगे डिस्कस। और उसी थीम्स के साथ साथ कुछ और एडिशनल चीज़ों को हम एक लिंक के थ्रू आपको एक प्रोवाइड करा देंगे, सॉफ्ट कॉपी फॉर योर फ्यूचर रिवीजन। और प्रीलिम्स से पहले पहले सारे के सारे सब्जेक्ट ऐसे ही चलेंगे। एंड लास्टली वो एक चीज़ जो आपको ऑन टैप रखेगी कि मुझे टॉपिक कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप जाएंगे, चाहे वो वेबसाइट मोड हो, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, जाइए, वो जैसे हमने टॉपिक पढ़ा लिया उसी शाम को, उसी इवनिंग को उसके डेली प्रैक्टिस पेपर्स आप लगाएंगे, वो टॉपिक आपके दिमाग में कंसोलिडेट हो जाएगा।
हाथों हाथ उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसमें मेजर चीज़ रखते जाना डिस्कशन में, और लाइव क्लास में अपने डाउट्स पूछते जाना। बिकॉज सी, डाउट्स क्लियरेंस इज द मेन थिंग। बच्चे आते हैं, क्लास पढ़ लेते हैं, क्लास से चले जाते हैं, पर बाद में वो चीज़ें भूल जाते हैं। रटने वाले बच्चों का यहाँ नहीं होगा यूपीएससी में। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ मेरी क्लास में भी। आपने जितने भी आज तक 10th और 12th टॉपर देखे होंगे, जो 100 मार्क्स भी लेके आए होंगे, वो यूपीएससी में स्ट्रगल करते हैं। यहाँ रटने वाला नहीं, यहाँ समझने वाला चाहिए। एंड आप सभी बहुत समझदार हैं, आपको सबको दिख भी गया होगा कि यहाँ पे कौन सा समझदारी वाला काम चल रहा है। सो यस, यू ऑल आर वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म एंड आई विल सी यू टुमारो इन आवर लाइव सेक्शन। आप इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इसको प्लीज चिपका लेना कहीं जगह, और जैसे ही कल हम पढ़ने वाले हैं हमारा यूनिवर्स एंड जियोमोफोलॉजी, इसके बारे में ऑलरेडी खुद थोड़ा सा पढ़ के आना, और क्लास में हम आएंगे और यहीं से आके स्टार्ट करेंगे, उन 14 थीम्स को हम खत्म करेंगे। ऐसे ऐसे करके आपका प्रीलिम्स का पूरा पेपर हो जाएगा, एंड एट द एंड यू विल रियलाइज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।